नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और हमारा खास कार्यक्रम है 1 मिनट पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले हम हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा के कांग्रेस नेताओं के साथ दिल्ली में राहुल गांधी ने अपने निवास पर बैठक की है। बैठक में हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर खास तौर पर चर्चा की गई। दिल्ली में राहुल गांधी के निवास पर हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल और किरण चौधरी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। मीटिंग में हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई, तो वहीं हरियाणा में संगठन को कैसे खड़ा किया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। अच्छी रही बैठक, सबने अपने अपने विचार रखे और यही हुआ कि मिलकर हम लड़ें। सबने मिलकर, हरियाणा के कुछ शीर्ष नेता थे जो यहाँ पर आए थे, जिन्हें बुलाया गया, सबने अपनी बात रखी। और राहुल जी ने सबसे पहले कहा कि आप अपनी बात पूरे फ्रैंकली यहाँ पर करिए। आपको बता दें कि सोनिया गांधी भी थोड़ी देर के लिए मीटिंग में पहुंची थी। कुछ देर मीटिंग अटेंड करने के बाद वो वापस चली गई थी। बहरहाल हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करने की नेताओं की इस बैठक का धरातल पर कितना असर होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। गुलशन ग्रोवर, दिल्ली, खबरें अभी तक। बैठक के बाद तमाम कांग्रेस नेताओं का यही दावा है कि बैठक काफी सकारात्मक रही है और अब कहीं पर भी क्षेत्रवाद या गुटबाजी नजर नहीं आएगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है और इसी बढ़ती महंगाई के खिलाफ हरियाणा कांग्रेस की तरफ से विरोध किया गया। विरोध प्रदर्शन में तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो भी देखे गए हैं। अलग अलग जिलों में राष्ट्रपति के नाम इस दौरान ज्ञापन सौंपे गए हैं। लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में हरियाणा कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। हरियाणा के अलग अलग जिलों में प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और राष्ट्रपति के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा गया। अंबाला में कांग्रेस नेताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया और कांग्रेस सरकार सोनिया गांधी जी की, मनमोहन सिंह जी लोगों को किस रेट पे वो उपलब्ध करवाते थे। और ये मोदी जी की सरकार जब बनी है वही 14 में ओपेक यूनियन टूट गई थी। कच्चे तेल का जो रेट था वो $26 $30 तक आ गया था। सस्ता तेल मंगा के यहाँ लोगों को हमदर्दी नहीं दिखाई, यहाँ राहत नहीं थी। यहाँ निरंतर अपना रेवेन्यू इकट्ठा करते गए और रेट बढ़ाते गए। पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम 3 बार बढ़ चुके हैं, जिसके चलते तेल और अन्य खाद्य पदार्थ आम जनता की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि लगातार बढ़ रही महंगाई पर कब तक लगाम लगेगी। तो बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से हल्ला बोला गया है, मोर्चा खोल दिया गया है और आने वाले दिनों में कुछ और प्रदर्शन भी देखने को मिल सकते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो रही है और इस पर मंडियों में तैयारियां कैसी हैं? हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इसको लेकर जानकारी दी है। साथ ही किसानों को एमएसपी से ज्यादा रेट मिलने पर खुशी भी जाहिर की। हरियाणा की अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। वहीं सरसों की खरीद 24 तारीख से शुरू होगी। 400 से ज्यादा मंडियों में फसल खरीद होगी, जिसके लिए मंडियों में पर्याप्त और दुरुस्त व्यवस्था की गई है। वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने खबरें अभी तक पर कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि किसानों को एमएसपी से ज्यादा मूल्य अपनी फसलों पर मिल रहा है। 1 तारीख से हमारी जो रेगुलर परचेज होती है एमएसपी पर वो शुरू हो जाएगी। 1 तारीख से गेहूं की, 24 तारीख से सरसों की और 400 से ज़्यादा मंडियां हमने इस बार नोटिफाई करी हैं। जो भाव है खास करके सरसों का वो एमएसपी से ऊपर चल रहा है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इस मौके पर पंजाब पर बोलते हुए कहा कि अब क्योंकि पंजाब में केजरीवाल की आप पार्टी की सरकार है, तो क्योंकि केजरीवाल खुद हरियाणा के हैं, ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि हरियाणा को SYL का पानी मिलेगा। जितेंद्र चौधरी, चंडीगढ़, खबरें बिता। देखना होगा कि इस बार फसल खरीद के दौरान अन्नदाता को क्या कम परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर बार दावे बड़े बड़े होते हैं लेकिन मंडियों में कुछ ना कुछ परेशानी पेश आ ही जाती है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर ये झज्जर से है, जहां पर कि किसान सरकारी मंडी में अपनी सरसों की फसल एमएसपी पर नहीं बेच सके, बल्कि किसान मंडी से बाहर आड़तियों से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें फसल पर ज्यादा रेट मिल रहा है और ज्यादा फायदा मिलता नजर आ रहा है। झज्जर अनाज मंडी में सरकार ने सरसों की फसल का खरीद भाव करीब 5,000 रुपए प्रति क्विंटल तय कर रखा है।
लेकिन मंडी आड़ती किसानों को उनकी फसल का भाव MSP से 1700 रुपए ज्यादा दे रहे हैं। यही वजह है कि किसान मंडी में MSP रेट पर फसल बेचने की बजाय अपनी सरसों की फसल को मंडी आड़ती के पास ही बेच रहे हैं। ऐसे में किसान जहां अपनी फसल का अच्छा भाव मिलने से खुश हैं, तो वहीं मंडी आड़ती किसानों के लिए मंडी में कोई सुविधा न मिलने को लेकर मार्केट कमेटी अधिकारियों को दोषी ठहरा रहे हैं। प्राइवेट जो खरीद है हमारी वो आज 700 रुपये क्विंटल तक चल रही है और सरकार जो ले रही है उसकी है 5050। तो जमींदार सरकार को सरसों क्यों देगा? जमींदार तो महंगे रेट में अपना सरसों को बेचेगा। उधर मार्केट बोर्ड के सह सचिव विजय कुमार ने मंडी आड़तियों के इन आरोपों को झुठलाया है। उनका कहना है कि मंडी में किसानों के लिए 2 वाटर कूलर विभाग की तरफ से लगवाए गए हैं। तो किसान अपनी सरसों की फसल को मंडी से बाहर बेच रहे हैं और दावा ये किया जा रहा है कि किसानों को इससे काफी मुनाफा मिल रहा है। अगली खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम में पुलिस ने हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है और आरोपियों को इन अवैध हथियारों को दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में भेजना था, लेकिन इस सप्लाई से पहले ही ये आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। गुरुग्राम पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और हथियार बनाने और सप्लाई करने वाले 3 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार भी किया। बताया जा रहा है कि ये हथियार बनाने वाली फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही थी और फैक्ट्री संचालक अभिषेक उर्फ जीतू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं ACP क्राइम प्रीतपाल सिंह ने बताया कि आरोपी हथियार बनाकर दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में सप्लाई करते थे। अभिषेक उर्फ गब्बर को गिरफ्तार किया था, जिसके कब्जे से 25 देसी पिस्तौल बरामद किए गए थे। अभिषेक उर्फ जीतू नाम का आदमी है, उसे लेके आता हूँ, तो उसके लिए हमने अपनी टीम तैयार करके उसको गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस जांच में ये साफ हुआ है कि आरोपी एक हथियार को 3 से 4 हजार रुपए में बनाता था। बहरहाल गुरुग्राम पुलिस ने इस गिरोह के 3 सदस्यों को काबू कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे हो सकते हैं। अब देखना होगा जांच में क्या कुछ निकल कर आता है और हथियारों की सप्लाई को लेकर कौन से बड़े खुलासे होते हैं। करनाल से अगली खबर है। करनाल के घरोंडा में स्कूल में एक छात्र की हत्या हुई थी। अब इस मामले में एक CCTV फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस की जांच को एक दिशा मिली है। करनाल के घरोंडा में स्कूल में छात्र वीरेन की हत्या मामले में मुख्य आरोपी शुभम समेत 10 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। वही घटना का CCTV भी सामने आया, जिसमें निजी स्कूल के एक क्लासरूम में एक छात्र ने दूसरे छात्र की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। बताया जाता है दोनों छात्रों के बीच पहले भी रंजिश चल रही थी। फिलहाल CCTV के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। शुभम का नाम सामने आया और भी है जो भी CCTV फुटेज देख रहे हैं, जितने भी होंगे सबको अरेस्ट किया जाएगा। पहले भी कोई इसमें आपस में किस तरह की पहले इनकी आपस में झगड़ा हुआ था, आपस में रंजिशबाजी थी इनकी, जिस वजह से ये यहाँ तक पहुंची है और जिसमें एक लड़के की डेथ हुई है। कौन सी कक्षा के छात्र बताए जा रहे हैं? ये +2 के हैं, 12th के। शुभम भी किसी को अरेस्ट नहीं किया गया, अरेस्ट पेंडिंग है, जल्दी से अरेस्ट किया जाएगा। मैंने अपनी फोर्स डिप्लॉय कर दी, अगर कोई सिचुएशन ऐसी आई तो उसको भी एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल मामले में अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, लेकिन अब देखना ये होगा पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। हिमांशु नारंग, करनाल, खबरें अभी तक। स्कूल में इस हत्या के पूरे मामले में जब CCTV सामने आया तो काफी कुछ साफ हो गया है कि हत्या कैसे हुई है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। अगली खबर का रुख करते हैं भिवानी से है। भिवानी नगर परिषद में करोड़ों के घोटाले में अब उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तक किया गया। देखिए। भिवानी नगर परिषद में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर अब जांच की मांग उठ गई। हालांकि पुलिस कई लोगों को करोड़ों रुपए के फर्जी लेन देन को लेकर पकड़ चुकी है, लेकिन अब कई संगठन घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर नगर परिषद तक पहुंचे और धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। ये प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि इस घोटाले का वॉल्यूम और मात्रा इतनी बड़ी है कि उसकी जब तक उच्च स्तरीय जाँच नहीं होगी तब तक ये जितने भी घोटाले नगर परिषद में हुए हैं उनके दोषियों को सजा नहीं मिलेगी। हम शुरू से मांग कर रहे हैं कि या तो इस केस को CBI को दिया जाए या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से उसके नेतृत्व में कोई निष्पक्ष उच्च स्तरीय न्यायिक कमेटी बने, वो जांच करेगी, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा।
वहीं एक तरफ हर रोज करोड़ों रुपए की हेराफेरी में आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है और दूसरी तरफ उच्च स्तरीय जांच की मांग उठ रही है। इससे साफ होता है कि घोटाले का मामला छोटा मोटा नहीं है। देखना होगा अगर इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच होती है तो इसमें कौन कौन शामिल पाया जाता है, ये सब जांच का विषय है। अब देखना होगा प्रदर्शन के बाद क्या जांच में तेजी आती है, क्योंकि लगातार इस जांच को लेकर नाराजगी सामने आती रही है। अगली खबर पलवल से है। पलवल के लघु सचिवालय में ग्रीवेंस कमेटी की एक बैठक हुई है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल इस बैठक में मौजूद रहे और कुल 15 शिकायतों में से 10 ऐसी शिकायतें रही जिनका मौके पर समाधान किया गया। पलवल की ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में पीएनबी बैंक मैनेजर की तरफ से एजुकेशन लोन के बदले 20,000 रुपए की रिश्वत मांगने और गेलपुर गांव में दबंगों से परेशान एक महिला ने पुलिस कार्रवाई न होने पर मंत्री से परिवार समेत गांव छोड़ने की इजाजत मांगी, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने पीड़ित महिला के घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाने और पलवल पुलिस को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस ये कह रही है कि वहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई आता नहीं, तो अगर मान लो किसी के पास सीसीटीवी कैमरे तो उसमें कैद हो जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि पुलिस वहाँ गई है, कई बार वो कहता है कि वहाँ कोई झगड़ा नहीं, तो इस वजह से मैंने कहा था। लेकिन पुलिस को भी हिदायत दी है कि आप उसकी प्रिकॉशनरी आप चेकिंग बढ़ाएं और उस पर निगरानी रखें। बाकी 5 लंबित शिकायतों का समाधान करने के लिए भी कैबिनेट मंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए। अब देखना होगा कि मंत्री के आदेश के बाद पीड़ित महिला के घर पर कब तक सीसीटीवी लगते हैं और कब तक उन्हें इंसाफ और न्याय मिलता है। तो मंत्री जी के आश्वासन के बाद उम्मीद जरूर जगी है कि इस मामले में जांच और तेजी से आगे बढ़ेगी। अगली खबर, हरियाणा ने नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त ने पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन्हें शपथ दिलवाई है। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त ने अपने पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में हरियाणा के नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त ने पद की शपथ ली। रिटायर्ड आईएएस विजय वर्धन ने मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली है। मैं विजय वर्धन, जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो वही सूचना आयुक्त के रूप में एसएस फुलिया ने भी अपने पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन्हें भी शपथ दिलवाई। मैं सत्यवीर सिंह फुलिया, जो राज्य सूचना आयुक्त हरियाणा नियुक्त हुआ हूँ, नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। शपथ लेने के बाद दोनों ही अधिकारियों ने कहा कि वो अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह चंडीगढ़ में हुआ और अब यही कहा जा रहा है कि तमाम अधिकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी तमाम जिम्मेदारियों को निभाएंगे। अगली खबर यूपी से है। योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसी के साथ ही वो उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा से सत्ता संभाली है। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यूपी में 35 साल बाद किसी पार्टी को लगातार दूसरी बार बहुमत मिला है। योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम शामिल हुए। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। वहीं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। केशव प्रसाद मौर्य दूसरी बार उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बने हैं। साथ ही अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। स्पेशल डेस्क खबरें बिता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही उनके कैबिनेट के कई मंत्रियों ने भी आज शपथ ली है। अगली खबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन और सहयोगी देशों ने मानवीय संकट स्थिति पर रूस के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। भारत ने इस वोटिंग से किनारा कर दिया है। एक रिपोर्ट देखिए।
यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। रूस यूक्रेन के इस युद्ध को 1 महीना हो चुका है, लेकिन युद्ध है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। वहीं रूस पर दबाव बनाने की भी हर संभव कोशिश की जा रही है। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन और सहयोगी देशों ने मानवीय संकट स्थिति पर रूस के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें तमाम सदस्य देशों ने वोटिंग की। लेकिन भारत की बात की जाए तो भारत एक बार फिर से इस वोटिंग से दूर ही नजर आया। बड़ी बात यह है कि यूएनजीए में रखे गए प्रस्ताव के बाद ज्यादातर देशों ने रूस के खिलाफ ही वोट किया और रूस की ओर से यूक्रेन पर किए हमले का विरोध किया। लेकिन भारत समेत कई और देश ऐसे भी रहे जिन्होंने इस प्रस्ताव पर वोटिंग से किनारा कर लिया। इस वोटिंग में कुल 38 देश ऐसे रहे जिन्होंने इस प्रस्ताव पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, तो वहीं 140 देश वो रहे जिन्होंने प्रस्ताव के पक्ष में ही वोट किया। हालांकि 5 देश ऐसे भी रहे जिन्होंने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। यूएनएससी का ये प्रस्ताव पारित होने में विफल रहा क्योंकि उसे इसके लिए जरूरी 9 वोट नहीं मिल सके। आपको बता दें, यूक्रेन में रूसी आक्रमण पर भारत इससे पहले सुरक्षा परिषद में 2 मौकों पर और महासभा में एक बार प्रस्तावों पर वोटिंग से गैर हाजिर रहा था। और भारत की विदेश नीति हमेशा से ही गुटनिरपेक्ष रहने की रही है। अगली खबर, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के 30 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक दोनों ही देश जंग रोकने के लिए किसी भी समझौते पर नहीं पहुंच पाए। इसी बीच अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों पर करीब से नजर रख रहा है। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की ओर से दावा किया गया है कि रूस की कुछ मिसाइलों की असफलता दर 60% से ज्यादा है, यानी ये मिसाइलें लक्ष्य भेदने में नाकाम रह रही हैं। अमेरिका के अधिकारियों का कहना है कि इन्हीं बेकार हथियारों की वजह से रूस को यूक्रेन के शहरों में अब तक कोई बड़ी बढ़त नहीं मिली है। वहीं यूक्रेन की खुफिया एजेंसियां भी ये दावा कर चुकी हैं कि रूस 9 मई तक ये युद्ध खत्म करना चाहता है। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि 9 मई वही दिन है जब रूस द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों पर जीत को लेकर अपना विजय दिवस मनाता है। ये दिन रूस में किसी त्योहार की तरह ही मनाया जाता है। इस बीच अमेरिका ने चीन को लेकर बड़ा दावा किया है। अमेरिका की रक्षा मंत्रालय, पेंटागन के अधिकारी और रक्षा नीति के उपमंत्री कॉलिन काहल का कहना है कि रूस की ओर से यूक्रेन के खिलाफ छेड़ा गया ये युद्ध अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन को ही भारी पड़ सकता है, क्योंकि अब पुतिन जो कर रहे हैं वो चीन के लिए बोझ बनता जा रहा है। स्पेशल डेस्क खबरें अभी तक। रूस और इस यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। हर कोई चाहता है कि युद्ध का खात्मा हो, लेकिन खात्मा फिलहाल नहीं हो रहा, जबकि कई ऐसे देश हैं जिन्होंने इस युद्ध के बीच में दोनों देशों के बीच समझौता करवाने के लिए मध्यस्थता तक की बात कही है, लेकिन फिलहाल युद्ध शांत होता नजर नहीं आ रहा है। तो आज हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए खबरें अपनी तक।